हाय एवरीवन, दिस इज इखलाक हुसैन इस्फहानी। वेलकम टू माय चैनल स्टेप्स एकेडमी। तो आज हम अकाउंटिंग जो इक्वेशन है, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, वो समझाने की कोशिश करेंगे विदाउट डेबिट एंड क्रेडिट रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स जो स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट है जर्नल एंट्री, वो डेबिट और क्रेडिट के बाद स्टार्ट होता है। तो डेबिट और क्रेडिट से पहले अगर बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन है तो उसको किस तरह से हम कंप्लीट करते हैं, तो वो हम करते हैं। उसको हम कहते हैं कि बेसिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितनी भी ट्रांजैक्शन आपके पास आती है, इवन रेवेन्यू आए, एक्सपेंस आए, कैपिटल, कोई भी इन्वेस्टमेंट आए, हम उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह लेकर जाए। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है, जैसे हमने फर्स्ट कहा था, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और हमारा एक्सपेंस, ये हमारे 5 पिलर्स हैं। इसको हमने एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको एक्वायर करने के 2 सोर्सेज हैं। वन इज कैपिटल, द अदर इज लायबिलिटी। हमने ये कहा था। इसका जो नाम होता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे मैथमेटिक्स में आपके पास एक इक्वेशन है, 1+2 = 3 करते हैं, ठीक है, 2+x = 5 करते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन कहलाती है, अलजेब्रिक इक्वेशन। इसी तरह अकाउंटिंग में भी जो हमारे एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी वगैरह को इक्वेट करने के लिए एक रूल है, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हम ये भी हमें पता है कि कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं, मतलब कैपिटल मींस ऑनर। ऑनर बिजनेस जो है ऑनर का है। अगर बिजनेस में कोई भी रेवेन्यू बनता है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है, तो ऑनर के लिए उससे इंक्रीमेंट आती है, उससे प्रॉफिट आता है, जनरेट जो भी इनकम आती है वो किसकी है, ऑनर की। इसी तरह अगर कोई एक्सपेंस हमने पे किया है या बिजनेस ने पे किया, एक्सपेंस बढ़ गया, जैसे सैलरी दिया है तो सैलरी से कैश आउटफ्लो होता है, रेंट आप देते हो तो रेंट से कैश आउटफ्लो होता है। तो कैश आउटफ्लो किसका होगा, ऑनर का। इसका मतलब है बिजनेस से पैसा चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं, वन इज रेवेन्यू, जब भी रेवेन्यू बढ़ेगा कैपिटल बढ़ेगा, द अदर इज एक्सपेंस, जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल कम होगा। अगर हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट विल बी लाइक दिस। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल के 2 पार्ट हैं, वन इज रेवेन्यू, द अदर इज एक्सपेंस। अगर हम इसको इसमें रखें तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल की जगह क्या होगा, जब भी ये बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, रेवेन्यू में क्या आपका इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब भी आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो कैपिटल क्या होता है, माइनस होता है। तो हम इसको यूं रख सकते हैं। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये तीनों एक जैसी है। अगर हम इसको यूं लाइन को एक्स कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, देयर इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म ये आ गई। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हर ट्रांजैक्शन मींस हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है, एसेट हो सकता है, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज, ठीक है। जैसे हम आगे भी जाएंगे तो रेवेन्यू ऑलवेज इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज नहीं होते। इसी तरह एक्सपेंसेस की भी नेचर इस तरह है, वो हमेशा इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज नहीं होते। लेकिन इसको करना पड़ता है तो वो हम जाके एडजस्टमेंट में हम समझेंगे क्यों करना पड़ता है, कैसे। नॉर्मल ये डिक्रीज नहीं होते, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज इंक्रीजिंग इन नेचर। अब इस जो ट्रांजैक्शन हमारे पास बहुत सारी ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करते हैं और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इनको इक्वेट करते हैं। तो फर्स्ट इज मिस्टर अहमद या मिस्टर ए इन्वेस्टेड कैश रुपीज 50,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या किया, 50,000 कैश इन्वेस्ट किए। तो हमारे एसेट्स कुछ भी नहीं था बिजनेस में, तो पैसा आया, तो देयर इज फर्स्ट कैश। आपके पास कैश इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि उसने बिजनेस में पैसा लगाया। तो बिजनेस में जब भी पैसा लगाता है तो वो क्या कहलाता है, दैट इज कैपिटल। इसको हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ये हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तो
जैसे हमने कहा था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको एक्वायर करने के दो सोर्सेज हैं। उसने क्या किया, 50,000 इंक्रीज किया, प्लस किया, जब प्लस किया तो ये हमारे पास 50,000 एसेट इंक्रीज हो जाएगा। तो एसेट में हमारा नाम क्या है, उसका कैश है, दैट इज 50,000। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया, हमने कहा इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है कि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए। तो जैसे एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है तो हम इसको इक्वेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 50,000। इस तरफ कोई लायबिलिटी हमारी अभी तक इनकर नहीं हुई है, ये एज इट इज आएगी, और ये हमारा 50,000 टोटल कैपिटल है। तो इक्वल के इस तरफ भी 50,000, इक्वल के इस तरफ भी 50,000। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड रेंट फॉर 3 months एट ₹25,000। वो कह रहा है कि 2500 के हिसाब से 3 months का रेंट पे किया है। तो टोटल जो पे आउट हुआ है वो क्या है, 7,500। ये 7,500 क्या पे किया है, रेंट। रेंट की नेचर क्या है, ये हमने डिस्कस किया था, दैट इज एक्सपेंस। अब हमने पहले कहा कि जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या करते हैं, कैपिटल को, बिजनेस को कैश आउटफ्लो करवाते हैं, तो कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज होता है। अच्छा, हमने यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के लिए अलग से कोई हेड नहीं दिया, क्योंकि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अकाउंटिंग में, मतलब इस इक्वेशन में इसको सेग्रीगेट किए हुए, अलग किए हुए, इसका इम्पैक्ट कैपिटल में हम इसमें शो करेंगे, ताकि बिजनेस किस तरह से चलता है, ऑनर के पास कुछ आता है कुछ जाता है, तो उसको किस तरह से डिस्क्लोज करते हैं। तो हमारा जो अहम काम ये है आज का। तो हमारा कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा, कितने से, 7,500 से। जब डिक्रीज होगा तो हम माइनस करेंगे, अकाउंटिंग में माइनस को ब्रैकेट से भी लिखते हैं। ये हमने क्या दिया है, दिस इज रेंट एक्सपेंस। मैं नरेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको ये क्या हुआ है इसका पता चले आसानी से। तो हमने क्या किया, पे किया, पेड का मतलब है कैश आउटफ्लो। ठीक है, कोई भी चीज हमने पे किया तो दैट इज कैश आउटफ्लो, हमारा पैसा भी क्या होगा, चला जाएगा। जैसे हमने कहा कि हर ट्रांजेक्शन के बाद, ट्रांजेक्शन कंप्लीट की हमने, तो इस ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेट करेंगे, तो 50,000 में से 7,500 पे किया तो 42,500 आपके पास कैश में बैलेंस रह जाएगा, और आपका बिजनेस में से भी आउटफ्लो हो गया तो 42,500 आपका बैलेंस रहेगा। यहाँ पे कोई आउटफ्लो इनफ्लो नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, द थर्ड इज bought equipment from B and company for 10,000, paid to them 3,000 and promised to pay the balance after 2 months। B and company से आपने क्या किया है, 10,000 का इक्विपमेंट परचेज किया। अगर आपने इक्विपमेंट परचेज किया है तो इसका मतलब ये है कि आपको 10,000 पे करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, उसमें से हाफ पे किया है, रिमेनिंग क्या करेंगे, बाद में पे करेंगे। तो इक्विपमेंट हमारे पास आया है, इक्विपमेंट इज अवर एसेट। हमारा एसेट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कितने से, 10,000 से। इसकी जो पेमेंट होनी चाहिए थी 10,000, लेकिन हमने जो पे किया है दैट इज 3,000। अगर हमने 3,000 पे किया है, 10,000 का एसेट है, तो कितना और पे करना है, तो हमें 7,000 और पे करना होगा। किसी और को अगर हमने पे करना है बाद में, तो हम उसको क्या कहते हैं, अकाउंट पेबल। वो हमारी क्या है, लायबिलिटी, किसी और का बिजनेस आउटसाइडर का हमारे पास आ गया। जैसे हमने कहा था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो इसमें से 7,000 हमारा क्या हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, तो हमारा एक एसेट आया 10,000 का, इंक्रीज हुआ, 3,000 हमारा क्या हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ। तो टोटल हमारे पास इस साइड पे भी 7,000, उस साइड पे भी 7,000 आना चाहिए, तो इक्वेट हो रहा है। तो इक्विपमेंट हमने क्या किया, परचेज किया है, तो अभी तक हमारा कोई नाम नहीं था, कैश था, तो अभी न्यू एसेट हमारे पास आया है, दैट इज इक्विपमेंट। तो इस ट्रांजेक्शन में भी नहीं था, इस ट्रांजेक्शन में भी नहीं था, दिस इज थर्ड ट्रांजेक्शन। तो मतलब डिफरेंट ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे नंबर दिया है, डेट डिफरेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके पास एसेट आते हैं जाते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसी हिसाब से रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो न्यू एसेट आपके पास आया है
थर्ड ट्रांजैक्शन में तो हम क्या करेंगे, थर्ड ट्रांजैक्शन में हमने उसको लिखा दिस इज 10,000। इसके लिए पे हमने कितना किया है 3,000, हमारा कैश क्या होगा आउटफ्लो होगा। इसके साथ साथ हमारा 7,000 क्या है लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, दैट इज 7,000। तो हमारे पास इक्वेट करेंगे इसके पास को, तो 7,000 लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। ये एज इट इज रहेगा क्योंकि हमारा कैपिटल ना इन्वेस्ट किया है ना हमने कोई एक्सपेंस आउट किया, तो ये हमारे पास थर्ड में आ जाएगा। तो ये आपके पास 39,500 बैलेंस रहेगा। तो ये पहले कुछ भी नहीं था, अभी 10,000। अगर हम दोनों तरफ देखेंगे तो ये क्या है 49,500, इधर भी 49,500। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रेंडर सर्विसेज टू क्लाइंट एंड रिसीव्ड कैश ₹5,000। हमने क्या किया, हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको या तो गुड्स डिलीवर करते हैं या तो हम सर्विसेज रेंडर करते हैं। जब सर्विसेज रेंडर करते हैं तो उसके मद में या तो हमें कैश मिलता है या कोई और इंस्ट्रूमेंट कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कैश रिसीव किया। जब कैश रिसीव करते हैं तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो सर्विसेज हमारी क्या है, सर्विसेज हमारा क्या है रेवेन्यू। रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा, हमने कहा था इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका इम्पेक्ट किधर आना चाहिए, कैपिटल में आना चाहिए। कितने से 5,000 से। 5,000 हमें क्या मिला, कैश मिला है। तो 5,000 हमारा इंक्रीज होगा, प्लस हो जाएगा बिकॉज ऑफ सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू ये हमारा क्या हुआ, कैश में कलेक्शन हुई है, तो हम इधर कैश में भी इसको प्लस करेंगे। बाकी हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, तो बाकी चीजें एज इट इज हमारी आ जाएंगी। दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर 4। इसको हम इक्वेट करेंगे तो 44,500 हमारा बैलेंस रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये भी कोई चेंज नहीं है, तो ये भी एज इट इज हमारा रहेगा। दिस विल बी 47,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज सप्लाईज फॉर कैश ₹400। हमने क्या किया, सप्लाईज हमारा क्या है एसेट। जैसे हमने डिस्कस किया था, कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए सप्लाईज चाहिए होती है। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो मार्कर, रबर, स्टेपलर वगैरह चाहिए, प्रिंट करने के लिए पेजेस चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा शीट्स वगैरह चाहिए होती हैं। तो अगर स्कूल वगैरह है तो उसके लिए पेंसिल, कलर्स, ये वो। इसी तरह अगर कोई मैकेनिक है तो मैकेनिक को ये चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, उसकी सप्लाईज कुछ और होंगी। जैसे कोई नट होगा, कोई प्लास होगा, कोई स्क्रू ड्राइवर का सेट होगा, ठीक है। इस तरह से तो डिफरेंट बिजनेसेस के लिए अगर कारपेंटर के पास फिर वो स्क्रू ड्राइवर वगैरह नहीं चाहिए होगा, उसके लिए शीशा चाहिए होगा, उसके लिए डिफरेंट मशीन्स वगैरह चाहिए होंगी, टूल्स चाहिए होते। तो हर बिजनेस के सप्लाईज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास फिफ्थ ट्रांजेक्शन में क्या हमारा एसेट है सप्लाईज। तो न्यू एसेट आपके पास आ गया तो उसका नाम आपका टाइटल चेंज होगा, दैट इज ऑफ 400 रुपीज, ठीक है। इसके लिए हमने कैश पे किया है तो हमारा कैश भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, आउटफ्लो हुआ है। तो बाकी कोई चेंज नहीं आया तो एज इट इज रहेगा। इधर भी हमारा कोई चेंज नहीं आया तो ये भी एज इट इज रहेगा। हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन के बाद 47,500। तो कैश आउटफ्लो आपका 400 हुआ है बिकॉज ऑफ सप्लाईज। तो ये आपके पास 44,100, ये आपका 10,000, दिस इज 400। तो हम दोनों साइड पे इक्वेट करेंगे तो इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट इज पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹5,400। जैसे हमने कहा कि सैलरी हमारा क्या है, दैट इज एक्सपेंस इन नेचर। जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज ऑफ 5,400 हमारा डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ सैलरी एक्सपेंसेस। सॉरी। तो ये आपका 5,400 पे आउट किया ना, पेड। तो कैश आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा, बाकी कोई चेंज आपका नहीं आएगा। तो ये हमारा एज इट इज रहेगा, दिस इज 6-1। अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो दिस विल बी 39,000, 1100 में से ये गया तो 38,700, दिस इज 10,400, दिस इज 7,000 और ये आपका 100 to 42,000
100 आ गया आपका इक्वेशन। तो इस तरह भी 49,000, यहाँ पे भी आप देखें 38, तो 49,100 आपका टोटल बनेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज bought furniture for 3,200, paid to K and company 1,200 and promised to pay the balance after 1 month। जैसे हमने इक्विपमेंट के साथ किया था, इसी तरह हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर कितने का, ये हमारा एसेट है, हमने 3,200 का परचेज किया, हमने पे कितना किया 1,200, तो रिमेनिंग 2,000 हमारा अकाउंट पेएबल, दैट इज लायबिलिटी। ठीक है, तो हमारा एसेट फर्नीचर से इंक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्नीचर हमारा इन ट्रांजैक्शन में नहीं था, इधर हमारे पास 3,200 का फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो गया। इसकी पेमेंट हमने कितने की, हाफ पेमेंट है, दैट इज 1,200, द रिमेनिंग 2,000 इज अवर लायबिलिटी। तो जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी, एक एसेट आपका इंक्रीज हुआ है कितने का, 3,200 का, ये प्लस हुआ, पेमेंट कितनी हुई है आपकी 1,200, इसको माइनस करोगे तो आपके पास इस साइड पे टोटल इंक्रीमेंट जो है वो कितने का हुआ है 2,000, और दूसरी साइड पे हमारा टोटल इंक्रीमेंट किया है कितना हुआ है 2,000, तो इसका इफेक्ट भी एज इट इज आ गया। ठीक है, बाकी हमारे कोई चेंज नहीं है, इधर भी कोई चेंज नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमारा इक्वल आना चाहिए। This is 37,500, ये आपका 10,000 ही रहेगा, दिस विल बी 400, और ये आपका 3,200, ये आपका टोटल 9,000 आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, दिस इज 42,100। ओके, नेक्स्ट इज विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹3,000। पर्सनल यूज के लिए आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं बिजनेस से, बिजनेस जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है, बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज होती है, उसमें डिफरेंट एसेट्स आ जाते हैं। इसी तरह से ऑनर अगर कुछ विथड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं, दैट इज विथड्रॉ पर्सनल यूज के। अच्छा, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा है, लोग कुछ ज़्यादातर जैसे डिस्कस करते हैं अकाउंट्स में, डिफरेंट चैनल्स में हमने देखा कि पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ऑनर कुछ भी ले जाए बिजनेस से तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली आप बिजनेस क्यों करते हो, कि जैसे हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कहा था, हम बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्रॉफिट अर्न करें, प्रॉफिट को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो लॉसेस के लिए स्टार्ट हुआ हो, कोई भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि हम सोच ही रहे कि जब बिजनेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा तो अगर मैंने 5 लाख रुपए लगाए तो ये 6 लाख होंगे, तो मैं यही सोच के करूँगा कि अगर 6 लाख होने हैं तो मैं उसमें से पूरे साल में 40, 50,000, 60,000 विथड्रॉ करूँगा, मेरा घर भी चलेगा। तो मेरे जहन में क्या है कि 1 लाख का प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में से कुछ चीज़ों को मैं विथड्रॉ करता हूँ, इसलिए ड्राइंग को कहते हैं, ड्राइंग जो होती है, ड्राइंग इज एक्चुअली एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, मीन्स जो प्रॉफिट होना है, जो बिजनेस में प्रॉफिट होना है साल के एंड में हम कैलकुलेट करते हैं, मोस्टली फाइनेंशियल हम बनाते हैं तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बनाते हैं, जो एंड में प्रॉफिट होना है उसको वक्त से पहले हम क्या करते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए लेकर जाते हैं, दैट इज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब ये है कि आपका एक अलग से रजिस्टर में अकाउंट मेंटेन होता है, जितना विथड्रॉ किया है वो आप रिकॉर्ड करते जाते हो, आखिर में जो अगर लेट से आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, आपने 60,000 विथड्रॉ की है, तो आपको आखिर में 1 लाख दोबारा नहीं मिलेगा, उस 1 लाख में से 60 माइनस करके 40 आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। इसका कंसेप्ट हम आगे के लिए और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो विथड्रॉ क्या है आपका 3,000 हमने क्या किया, ड्राइंग की, जैसे हमने कहा ड्राइंग आप करोगे तो। अच्छा, एक चीज और भी है, ये जो ड्राइंग है ये आपका एसेट भी नहीं है, ये आपका लायबिलिटी भी नहीं है, ये आपका कैपिटल भी नहीं है, ये आपका रेवेन्यू भी नहीं है, ये आपका एक्सपेंस भी नहीं है। ठीक है, अगर ये पांचों नहीं है तो फिर ड्राइंग क्या है। ठीक है, तो बिजनेस में बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो
इन 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स, जो पिलर ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, जो पेरेंट अकाउंट्स हैं, इनके अलावा होते हैं, तो उन सब अकाउंट्स को इकट्ठा करके हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉन्ट्रा अकाउंट्स। कॉन्ट्रा अकाउंट्स। अगर आपने थॉरोली इस लेक्चर को आपने सुना है, देखा है, समझा है, तो फिर कॉन्ट्रा अकाउंट्स की अलग से शॉर्ट्स में आएगा या अलग से मैं पूरा लेक्चर नोट करूंगा, तो उसको आपने समझना है कि क्यों हर अकाउंट का एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इन सब के अलग से कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं। एक्चुअली बिजनेस में जो अकाउंटिंग है, उसमें जो कॉन्ट्रा अकाउंट्स को अगर आप डील कर सकते हो, तो फिर अकाउंटिंग आपको प्रॉपर समझ में आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है। एक्चुअली जो मसला करते हैं वो सारे कॉन्ट्रा अकाउंट है। कॉन्ट्रा का मतलब है माइनस होने वाले अकाउंट्स, जो अपोजिट अकाउंट्स। ये किसका अपोजिट है? कैपिटल का। कैपिटल का क्या है? कैपिटल प्लस होता है, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। कैपिटल को डिक्रीज करने वाला अकाउंट है, दैट इज ड्राइंग। ठीक है, तो कैपिटल को डिक्रीज करता है, तो कितने से डिक्रीज किया? 3000 से, क्योंकि ये इसका अपोजिट है। तो हम मैं यहाँ लिख दूंगा ड्राइंग, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग क्या ड्रा किया आपने? कैश ड्रा किया, तो कैश आपका रिड्यूस हो जाएगा, विथड्रॉ हुआ है। ठीक है, बाकी चीजें आपकी सेम रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, तो हम इनको एज इट इज लिख देंगे। 9000 आपका लायबिलिटी का बैलेंस है, इसका 42100 में से ये माइनस किया तो 39100 आपका बैलेंस रहेगा। तो ये आपका 34500 बैलेंस हो जाएगा। 10000 आपके पास इक्विपमेंट है, 400 सप्लाईज है, 3200 आपके पास फर्नीचर है। The next transaction is bill to नासिर for services rendered 12,500। आपने नासिर को सर्विसेज दी थी, जैसे पहले यहाँ पे 5000 की सर्विसेज दी थी और कैश कलेक्ट किया था, तो नासिर को सर्विसेज दी लेकिन बिल किया, मीन्स आपने पैसे नहीं लिए। आप सर्विसेज देते हो, सर्विसेज आपका क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू है, जब भी रेवेन्यू बढ़ता है तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, तो ये कैश आना चाहिए था। अगर कैश नहीं आता है तो फिर हम क्या करते हैं? अकाउंट रिसीवेबल हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जैसे लायबिलिटी आपके पास अकाउंट पेबल हो, किसी को हमने पे करना हो तो दैट इज आवर लायबिलिटी, और इसी तरह किसी से हमने रिसीव करना है तो दैट इज आवर रिसीवेबल। हमारा क्या होता है? एसेट होता है। जिस तरह कैश होता है इसी तरह ये भी आपके पास होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे। कितने से हमने? 12,500 से हमने सर्विसेज रेंडर की हैं, तो सर्विसेज आपका क्या है? रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा बाई 12,500, तो ये आपकी सर्विस रेवेन्यू। आपको कैश मिलना चाहिए था ना, इधर आना चाहिए था, इधर तो नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे? इधर अकाउंट रिसीवेबल, हमने पैसे लेने हैं, हमें अभी तक पैसे नहीं मिले। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो इक्वेशन है इसको हमने रिकॉर्ड किया, तो हम बाकी को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आएगा। इधर भी ये भी एज इट इज आएगा, तो ये भी एज इट इज आएगा। तो ये बैलेंस हमारा 9000, इसमें से 12000 ऐड करेंगे, तो ये आपका 600 और 9 और 11 4 5 51,600 आपका हो गया। ये एज इट इज है 34,500, दिस इज 10,400 एंड 3,200, तो ये हमारा न्यू इंक्रीज होके 12,500 हो गया। दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर 9। इसके बाद लास्ट में कह रहा है रिसीव फ्रॉम नासिर, जिसको हमने 12,500 का की सर्विसेज दी थी, उसने हमें पेमेंट की। कितने की? 5,000 हमने रिसीव किए उससे, उसने पेमेंट की। तो अब अकाउंट रिसीवेबल, अगर 12,500 हमने लेना था, 5,000 उसने पे किया, तो कितना लेना है? 7,500 और लेना। तो ये हमारे पास क्या आ गई? कलेक्शन आ गई। 5,000 हमारे कैश में इंक्रीज हो जाएंगे, तो रिमेनिंग आपके पास 7,500 रह जाएगा। तो ये आपका बढ़ के 39,500, बाकी आपके एज इट इज आएंगे, इसमें कोई चेंज आपका नहीं आया है। तो हम इनका को इक्वेट करेंगे। दिस इज 10th ट्रांजेक्शन, 10,000 हमारे पास आ गया, दिस इज 400, दिस इज 3,200, ये आपका 9,000 और ये 51,600। इसका हम अगर टोटल करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्लोज हो गई, खत्म, जितने बिजनेस में या मंथ में ट्रांजैक्शन थी वो सारी हमने रिकॉर्ड की।
तो इसका टोटल हम करेंगे, कितना आ रहा है, दिस इज 51, तो ये 60,600, इन सब का भी टोटल हम करेंगे तो 60,600 हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, आपकी राइट हैंड साइड, आपका ये इक्वल आना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसी तरह हम और भी अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में डिफरेंट थोड़े से इश्यूज होते हैं, तो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3-4 हमारे अकाउंटिंग जो बेसिक एनालिसिस है हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन की, वो हम करेंगे, तो जिसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है तो वो करे, वो आप सारे लेक्चर्स देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।